आपने अब तक पत्रकार अजीत भारती के बारे में सुन लिया होगा, क्योंकि कांग्रेस ने उन पर केस कर्नाटक में सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कुछ कहा था। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले आप ये 2 वीडियो देखिए। राहुल गांधी जी ने अपने नज़दीकी लोगों की एक बैठक में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहवानों का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। इसमें से जो पहला वीडियो था आचार्य प्रमोद कृष्णम का, उसी वीडियो को कोट करते हुए अजीत भारती ने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो को आगे और पीछे से काट करके 30-40 सेकंड का एक वीडियो ऑल्ट न्यूज का जो को फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, जो कि सो कॉल्ड फैक्ट सीकर है, उसने ट्विटर पे पोस्ट किया नाम लेकर के कि उसके जहाँ पे भी उसके मजहबी स्थल हैं सबको हम तोड़ देंगे क्योंकि हमारे मंदिर वहाँ पहले से थे। ऐसे स्टेटमेंट मोदी ने आज तक नहीं दिए हैं। भाजपा के कुछ एक नेताओं ने दिए होंगे, लेकिन कुछ कुछ पार्टियों के जो सबसे बड़े नेता हैं वो दे रहे हैं ऐसी स्पीचेस। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि राम मंदिर को जो है हम हटा देंगे और बाबरी को पुनः लाएंगे। स्ट्रेट बोला जाता है हिंदुओं को आतंकी बोलने की साजिश है। मतलब बाकी पहले जितना आतंकवाद हो रहा था वो जो है रिलीजन तो हो। 15 जून को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल के स्टेट सेक्रेटरी बीके बोपन्ना ने बेंगलोर के हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर अजीत भारती के विरुद्ध दर्ज करवाया और कहा कि इन्होंने जो राहुल गांधी के बारे में वीडियो पोस्ट किया है उसके कारण 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता फैलेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। और जो एफआईआर था वो पुलिस ने लॉन्च किया और इसमें अजीत भारती के खिलाफ सेक्शन लगाया, आईपीसी का सेक्शन 153A और 505(2). अब आपको बताते हैं कि इन दोनों धाराओं में है क्या। आईपीसी की धारा 153A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता फैलाता है तो धारा 153A लगता है, और यदि इस धारा में आप दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक के कारावास की सजा है, और साथ में यदि जज चाहे तो जुर्माना भी लगा सकता है। और धारा 505(2) है, वो ये बोलता है कि यदि कोई आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, कोई पेंटिंग पोस्ट करते हैं, कोई न्यूज़ बनाते हैं जिससे 2 समुदायों के बीच में वैमनस्यता बढ़े, दुश्मनी बढ़े, तो धारा 505(2) लगती है। इसमें 3 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। तो मैंने इन 2 कानूनों के बारे में आपको शॉर्ट में बता दिया है, पर यदि आप कानून जानने के इच्छुक हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे नए चैनल पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बेंगलोर पुलिस ने 15 जून को एफआईआर दर्ज किया था और 20 जून को बेंगलोर पुलिस के 3 अधिकारी हैं, वो सादी वर्दी में नोएडा पहुंचते हैं अजीत भारती के घर पे और उनका डोरबेल बजाते हैं। अजीत भारती बाहर निकलते हैं तो पूछते हैं कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि हम बेंगलोर से आए हैं। अजीत भारती को एफआईआर के बारे में पहले से पता था तो उन्हें अंदेशा हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या बात है, उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ एफआईआर है और हम नोटिस देने आए हैं। अजीत भारती ने बोला कि क्या आपने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया है, उन्होंने कहा कि थाने का हमें एड्रेस पता नहीं है। फिर अजीत भारती ने नोएडा पुलिस को कॉल किया। नोएडा पुलिस से उन्होंने पूछा कि क्या कर्नाटक की जो पुलिस आई है इसकी जानकारी आपको है, उन्होंने कहा कि नहीं है। फिर अजीत भारती ने लोकल पुलिस से मदद मांगी कि उन्हें शायद अरेस्ट करने के लिए कर्नाटक की पुलिस है वो आई है। फिर नोएडा की पुलिस बोलती है कि हम 20 मिनट में पहुंचते हैं, और वो अजीत भारती के आवास पर 20 मिनट में पहुंच भी जाती है। इसके बाद यूपी की पुलिस और कर्नाटक पुलिस आमने सामने होती है और अजीत भारती को सीआरपीसी की धारा 41A का नोटिस थमाती है और बोला जाता है कि नोटिस मिलने के 7 दिनों के अंदर आप बेंगलोर पहुंचें और आपके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें इन्वेस्टिगेशन में मदद करें। नियम है कि यदि कोई दूसरे राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य में जाती है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसे उस राज्य की पुलिस से पहले परमिशन लेना होता है या इन्फॉर्म करना होता है। पर ये दोनों काम कर्नाटक की पुलिस यूपी पुलिस के साथ नहीं करती, कोई भी जानकारी नहीं देती। लेकिन हम इस मामले में देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर्नाटक पुलिस कर रही थी उस पर हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया। आपको मैंने पहले ही बताया कि कर्नाटक पुलिस अजीत भारती के घर पर 20 जून को पहुंची थी, लेकिन अजीत भारती को एफआईआर की जानकारी पहले ही थी, इसलिए वो 19 जून को एडवोकेट अनिरुद्ध के कुलकर्णी के माध्यम से
कर्नाटक हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया सीआरपीसी की धारा 482 में और कहा कि उनके विरुद्ध जो एफआईआर है उसे रद्द किया जाए और साथ में इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगाने की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से अजीत भारती को 24 तारीख का डेट मिला, 24 जून का, और उनके तरफ से वकील हाईकोर्ट में अपीयर हुए अरुणा श्याम एम। इसके बाद सीनियर एडवोकेट श्याम ने अजीत भारती की तरफ से कोर्ट में दलील दी और कहा कि अजीत भारती ने जो बात बोली है वो न्यूज़ रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने 6 मई 2024 को हिंदुस्तान टाइम्स में और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक न्यूज़ को कोट किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश इस मामले में पारित किया और कहा कि ये जो पूरा मामला है, जो अजीत भारती ने वीडियो बनाया है, वो किसी अन्य न्यूज़ चैनल में पहले ही प्रकाशित हो चुका है, तो इसमें अब इन्वेस्टिगेशन की तत्काल ज़रूरत नहीं है और इस पर तत्काल जांच से जो अजीत भारती को नोटिस मिला था उसमें किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन पर रोक लगा दी। क्या राहुल गांधी जो संविधान बचाने की बात करते हैं, पूरे चुनाव में वो संविधान बचाने के लिए चिल्लाते रहे, शायद राहुल गांधी इसी तरह से संविधान बचाएंगे क्योंकि उनके नाना, उनकी दादी और उनके पिता ने ऐसे ही संविधान को बचाया है। और हाँ, मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक और इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह तक अलग अलग पत्रकारों को जेल में डाला है।